दोस्तों नमस्कार। सवाल योगी का नहीं है, सवाल मोदी का है। योगी की एंट्री तो 2017 में चुनाव की जीत के बाद हुई है। पहली बार उनके सामने परीक्षा 2022 की है। इससे पहले उत्तर प्रदेश के वोटर जितने मंत्रमुग्ध नरेंद्र मोदी को लेकर रहे, 2014 के चुनाव में उन्होंने जितनी बड़ी तादाद में जीत दिला दी, 2017 में जितनी सारी सीटें बीजेपी की झोली में डाल दी, और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी यूपी के वोटर अगर नरेंद्र मोदी के साथ ना खड़े हुए थे तो यकीन जानिए बीजेपी सत्ता में आ ही नहीं पाती। वो बहुमत से बहुत दूर होती। 2014 में भी 71 सीटों पर जीत अगर माइनस कर दीजिएगा तो बीजेपी बहुमत से बहुत दूर है। 2019 में 62 सीटों पर जो जीत बीजेपी को हासिल हुई उसे भी माइनस कर दीजिएगा तो बीजेपी बहुत दूर है। और 300 प्लस जो 2017 में विधानसभा में जीते बीजेपी ने, उसके पीछे भी योगी आदित्यनाथ नहीं थे, नरेंद्र मोदी थे। तो जरा कल्पना कीजिए अगर उत्तर प्रदेश का वोटर मोदी से रूठ जाए या मोदी का ऑरा उत्तर प्रदेश के वोटरों के सामने धूमिल पड़ जाए तो फिर योगी की सत्ता उसके पैरों तले से खिसक जाएगी। और इतना ही नहीं बल्कि बीजेपी की राजनीतिक जमीन भी उत्तर प्रदेश ने ही दिलाई हुई है। अगर वह उसके हाथों से खींच ले तो फिर बीजेपी के पास दिल्ली में भी सत्ता संभालने की परिस्थितियां वाकई नहीं बनेगी। शायद इसीलिए कहा जाता है 2022 सेमीफाइनल है बीजेपी के लिए, फाइनल 2024 में अगर उसे खेलना है। यह भी कहा जाता है लखनऊ का रास्ता ही दिल्ली तक पहुंचाता है। इन मुहावरों से हटकर लेकिन पहली बार डबल इंजन की सरकार कैसे उत्तर प्रदेश में फेल हो गई और योगी की मुख्यमंत्री के नेतृत्व को देखते हुए और प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी को देखते हुए इस डबल इंजन के प्रतीकों को आज साथ लेकर चलिए और उसके बाद कमोवेश हर क्षेत्र को आप देखना शुरू कीजिए। बहुत डामाडोल स्थिति उत्तर प्रदेश की आपको आर्थिक तौर पर नजर आएगी। लेकिन 2022 के चुनाव में भी जिक्र डबल इंजन का हो रहा है। बड़े बड़े होर्डिंग्स और बड़े बड़े विज्ञापन जो अखबारों में छपते हैं उसमें भी डबल इंजन का जिक्र होता है। प्रधानमंत्री का भाषण, उसकी शुरुआत डबल इंजन से होती है। योगी आदित्यनाथ का भाषण भी डबल इंजन की दिशा में ही ले जाता है। लेकिन इस डबल इंजन से हटकर 2014 से 2017 इस दौर में अगर आप जीडीपी देखेंगे, गरीबी देखेंगे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर देखेंगे, किसानों की परिस्थिति देखिएगा, बेरोजगारी की स्थिति देखिएगा, तो फिर डबल इंजन होने के बाद वह और कमजोर क्यों होती चली गई, उसकी स्थिति नाजुक क्यों होती चली गई और इसी दौर में उत्तर प्रदेश और ज्यादा कंगाल कैसे होता चला गया, लोग और ज्यादा त्रासदीदायक परिस्थितियों के साथ कैसे जुड़ गए। जबकि डबल इंजन की सरकार थी, उधर मोदी इधर योगी, दोनों तरफ बीजेपी, और उसका साथ तो मिलना चाहिए था। लेकिन फिर भी अखिलेश के दौर और योगी के दौर या फिर मायावती के दौर और योगी आदित्यनाथ के दौर, अगर तमाम सेक्टर्स को आप देखना शुरू कीजिएगा तो आप हैरत में आ जाएंगे। डबल इंजन यहां पर आकर फेल हो जाता है। जबकि धुआं तो डबल खींचना चाहिए था, बहुत तेज रफ्तार से गाड़ी दौड़नी चाहिए थी, लेकिन ये सारी परिस्थितियां क्यों साथ नहीं दौड़ पाई। तो इसके दो मतलब बहुत साफ हैं। शुरुआती दौर में समझ लीजिए कि योगी आदित्यनाथ नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी को लेकर उत्तर प्रदेश का वोटर मंत्रमुग्ध रहता है। और यह अगर मंत्रमुग्ध की परिस्थितियां वाकई उससे छिटक रही है तो फिर नाजुक स्थिति बीजेपी की होने जा रही है। और जिस डबल इंजन का जिक्र है वो कितनी बुरी तरीके से फेल है, यह सरकार के आंकड़ों के जरिए आज जरा समझ लीजिए। पर कैपिटा इनकम जो समूचे देश का रहा, एक वक्त 86,000 रुपए था और एक वक्त 1,25,000 रुपए, लेकिन इनसे लगभग आधे की स्थिति में उत्तर प्रदेश पर कैपिटा इनकम के साथ जीता रहा। जीडीपी में लगातार उसमें कमी आई है और स्थिति यह हो गई कि 2018-19 का जिक्र इसलिए करने की जरूरत है क्योंकि हम यहां पर मानकर चल रहे हैं कि 2014 जब अखिलेश मुख्यमंत्री थे और दिल्ली की सत्ता पर नरेंद्र मोदी बैठ चुके थे, उसके बाद की परिस्थिति की जीडीपी, और दूसरी तरफ इस दौर में जीडीपी जब नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का डबल इंजन काम कर रहा था। 2018-19 से 2020-21 आते आते 6.06% नीचे चली गई जीडीपी
और जिस दौर में जीडीपी कम हुई उस दौर में विज्ञापन सबसे ज्यादा अखबारों में नजर आए, अर्थव्यवस्था को लेकर नजर आए तो विज्ञापन भी झूठ बोलते हैं। विज्ञापन चकाचौंध आपको दिखलाना चाहते हैं। भारत के जो एवरेज पर कैपिटा इनकम जब भी रहा है, जब यह 86,000 था तो उत्तर प्रदेश 41,000 था, जब यह 1,25,000 हुआ तो फिर यह 52,000 हुआ। यानी देश के आधे की परिस्थिति में उत्तर प्रदेश पर कैपिटा इनकम के साथ जीता है। जिस जीडीपी का हम आपसे जिक्र कर रहे थे उसको जरा समझिए, 2012-13 में वो 5% था, 2016-17 में वो 12% था। यानी जब सत्ता योगी आदित्यनाथ के पास जा रही थी, यानी कहें प्रधानमंत्री मोदी के सुरों पर नाचते हुए उत्तर प्रदेश के वोटर मंत्रमुग्ध होकर जो बीजेपी की झोली में वोट डाल रहे थे, उस समय जीडीपी 12% थी, 2016-17 यानी 17 के मार्च तक। उसके बाद 2017 में जीडीपी 3%, 2018 में जीडीपी 5%, 2019 में जीडीपी 3%, 2020-21 यानी 21 के मार्च तक जीडीपी -5%। यानी जो रफ्तार देखिएगा 2012 से 2017 तक, मायावती का दौर भी कॉम्पिटिटिवली बेटर रहा है। 2012 से 2017, चूंकि इससे पहले जो था ग्रोथ रेट अगर एवरेज निकालिएगा तो 6.92% रहा है, लेकिन योगी आदित्यनाथ के दौर में ग्रोथ रेट 1.95% रहा है, 2% भी हो नहीं पाया। सरकार डबल इंजन की, दिल्ली में मोदी, गुजरात में योगी, लेकिन बावजूद इसके अब जरा परिस्थिति में आइए, मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में जब आप बात करते हैं तो अखिलेश के दौर में यह 14.64% की रफ्तार से चल रहा था। योगी आदित्यनाथ के दौर में जब आप आते हैं तो -3.34%। नेगेटिव में है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और उस दौर में 14.64% था। बेरोजगारी का अगर जिक्र करेंगे 2012 की तुलना में, जब मायावती छोड़कर जा रही थी और अखिलेश आ गए थे, अगर उस साल को भी आप ले लें तो आज की स्थिति में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट जो है तब की तुलना में 5 गुना ज्यादा हो गया है, और अगर ओवरऑल जिक्र कीजिएगा तो 2.5 गुना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। यह अनएम्प्लॉयमेंट का टारगेट भी हमने 2021 के मार्च तक ही लिया, उसके बाद यह और बढ़ा है। यह एक अलग बात है कि नीति आयोग ने इस दौर में जो मल्टी डायमेंशनल पुअर स्टेट के तौर पर उत्तर प्रदेश को देखा तो यह पिछले तमाम रिकॉर्ड को तोड़ते हुए तीसरे नंबर पर आकर खड़ा हो गया। पहले नंबर पर बिहार, दूसरे पर झारखंड और तीसरे पर उत्तर प्रदेश, जो कि 37% से ज्यादा। कल्पना के परे है इस दौर में ऐसी कौन सी डबल इंजन काम कर रही थी, और वो कौन सा पैसा दिल्ली से चलकर लखनऊ तक पहुंच रहा था, और लखनऊ से कौन सी पॉलिसी इंप्लीमेंट हो रही थी। इन लोकार्पण उद्घाटन पे ना जाइए, फैक्ट देखिए जिससे जनता को 2 बार रूबरू होने पड़ता है। और इसमें सबसे बड़ी परिस्थिति अनएम्प्लॉयमेंट की है। अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि एक एक चीज को देखिए। 2012 में 8वीं पास जो बच्चे थे, जो मजदूर के तौर पर थे, वह 2% उनका अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, लेकिन 2019 में वो 7% पे आ गए। 10वीं पास जो थे 3% था, वो 12% हो गए। 2012 में जो 12वीं पास थे 6% अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, जो कि बढ़कर 24% हो गया। जो ग्रेजुएट थे 21% था 2012 में, वो बढ़कर 51% हो गया 2019 में। सरकार के आंकड़े हैं जो बता रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट की परिस्थिति क्या रही। जो ग्रेजुएट के बाद जो टेक्निकल डिग्री भी लिए हुए हैं और ग्रेजुएट भी हैं, वो 19% थे 2012 में, आज की तारीख में वो 46% है। और जो सिर्फ टेक्निकल, जो बार बार सरकार कहती है कि आप हुनर सीख लीजिए और हम आपको हुनर सिखा रहे हैं, आईटीआई का जिक्र बार बार किया गया, वह उस वक्त 13% था 2012 में, जो बढ़कर 66% हो गया। डबल इंजन की सरकार है। इस डबल इंजन के भीतर का दूसरा सच किसानों को लेकर आता है। किसानों का मजदूर में तब्दील होना बीते 5 बरस में उत्तर प्रदेश के भीतर 8% है। 8% ऐसे किसान थे जो खेती करते थे 2016 तक में, 2021 आते आते उसमें से 8% मजदूर में तब्दील हो गए। देश के भीतर में बार बार इसका जिक्र किया गया, 2022 तक हम डबल आपको पैसा दिला देंगे, जो भी किसानों की आय है वो दुगनी हो जाएगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या हुआ?
यह भी हैरत अंगेज बात है कि उत्तर प्रदेश में जो किसानों की कमाई थी, उस कमाई में 2012-13 के बाद इजाफा ही नहीं हुआ है। वही स्थिति कमोवेश चलती चली आई। इस दौर में महंगाई बढ़ गई। इस दौर में जब आप खेती करने जाते हैं तो बीज हो, खाद हो, इक्विपमेंट्स हो, ट्रैक्टर हो, डीजल हो, सब चीज की कीमत तो बढ़ती चली गई, लेकिन किसान की आय में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। किसानों को लेकर उत्तर प्रदेश देश के उन 6 राज्यों में उसकी शुमारी होती है जिसकी आय 5,000 रुपए से कम है प्रति महीने की। उत्तर प्रदेश का अपनी आय जो है, यह भी सोचिए, उत्तर प्रदेश एक तरफ कहता है किसान की बदहाली है, लेकिन अगर आप पूरे उत्तर प्रदेश को एक साथ ले लीजिएगा इस डबल इंजन की सरकार के दौर में, तो आपको जानकर हैरत होगी कि किसानों की आय भी जो बढ़ती है वो लगभग 59,000 रुपीज हो जाती है सालाना, क्योंकि एक महीने में उनकी कमाई सरकार बताती है 4,923 रुपए। बिहार की बहुत कम है, 3,528 सबसे कम है। उस दिशा में भी मत देखिए। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार में पर महीने 4,923 रुपए, लेकिन ओवरऑल उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम जो देखिएगा वो 4,200 रुपए पर आ जाती है। तो आप क्या करेंगे? यानी किसानों की स्थिति भी उस राज्य के गरीबी की परिस्थितियों के भीतर समाई हुई है, लेकिन फिर भी वो और अच्छी है गरीबों की तुलना में। यानी पूरा राज्य ही गरीब है क्या? 37% तो दिखलाया नीति आयोग ने मल्टी डायमेंशनल गरीबी के तहत, लेकिन इस डबल इंजन सरकार के भीतर का सच क्या है? हम लगातार सुन रहे हैं यहां पर एक्सप्रेसवे बन रहा है, यहां पर सड़कें, यहां पर ये इमारत, यहां पर ये बांध, यहां पर ये अस्पताल। ये सारी परिस्थिति में लोग कहां हैं? इमारतें हैं, ईंट गारा है, लेकिन लोग कहां हैं? उसका जिक्र क्यों नहीं होता है? वो जिस बेरोजगारी, जिस 2 जून की रोटी से 2 चार हो रहे हैं, उसका जिक्र कहीं नहीं किया जा रहा है। किसानों की आय 2012 में जो थी वह 4,746 थी। 2020 में यह बढ़कर 4,923 रुपए हुई। आप कल्पना कीजिए। उसकी एवज में जो महंगाई बढ़ती चली गई, महंगाई के दायरे में हमको लगता है डबल इंजन में थोड़ा सा शिफ्ट हमको होना होगा और चले जाना होगा, दिल्ली की तरफ भी आएंगे, तब बता पाएंगे कि असल में डबल इंजन उत्तर प्रदेश जैसी जगह पर, जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, उसके लोगों की जो बदहाली है, ये बदहाली दिल्ली ने समूचे देश को भी दी है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश को ही बदहाली दी है, समूचा देश उसमें समाया, लेकिन पहले जिक्र उत्तर प्रदेश का हो रहा है। और उत्तर प्रदेश के भीतर की परिस्थिति में हमको लगता है जब इन बातों का हम जिक्र करते हैं बेरोजगारी और परिस्थिति को लेकर, हम प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही आपको लिए चलते हैं, बनारस के जो एम्प्लॉयमेंट दफ्तर है, हम उसके भीतर आपको लिए चलते हैं। उसके बाद जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, जो सरकार के आंकड़े हैं वही आंकड़े आपके सामने हम रख रहे हैं। 2014 में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में दाखिल करने वाले जो अनएम्प्लॉयड थे बनारस के बच्चे 19,365। नौकरी इन्होंने कहा हमने दे दिया 4,688 को। 2015 में 5,918 बच्चे और आ गए। उन्होंने कहा हमने नौकरी दे दी 5,113 को। अच्छा डाटा लग रहा है। 2016 से स्थिति डगमगानी शुरू होती है। 57,000 बच्चे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में पहुंचते हैं, 11,000 बच्चों को नौकरी मिलती है। 2017 में 81,000 बच्चे पहुंचते हैं, नौकरी मिलती है 11,750 को। 2018 में 54,283 बच्चे पहुंचते हैं, नौकरी मिलती है 11,350 को। 2019 में 87,756 बच्चे पहुंचते हैं, नौकरी मिलती है 12,564 को। 2020 में 7,142 बच्चे पहुंचते हैं, नौकरी मिलती है 1,749 को। इसमें कोई भी सरकारी नौकरी नहीं है। सरकार की तरफ से कहा गया हमने 787 निजी कंपनियों में 58,957 लोगों को 2014 से 2020 के बीच में बनारस के बेरोजगारों को रोजगार दे दिया, और कुल रोजगार दफ्तर में पहुंचने वाले लोग थे 3,13,283। अब आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश के भीतर में सरकारी आंकड़ा बताता है कि 57 लाख लोग बेरोजगार हैं, लेकिन जो डिग्रियां हासिल किए हुए हैं उनकी तादाद 1.25 करोड़ से ज्यादा है। और रोजगार दे पाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश कितना पीछे है, यह बताने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि यहां पर इंडस्ट्री नहीं है। यहां पर तमाम सर्विस सेक्टर हो या इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, जो मैन्युफैक्चरिंग की स्थिति हम आपको नेगेटिव में बता रहे थे, बड़ी मुश्किल स्थिति है
कि उसमें भी तो डबल इंजन कैसे किस रूप में काम कर रहा होगा, यह सवाल कहीं ज्यादा बड़ा है। और इन सवालों पर जब आप गौर कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में चूंकि चुनाव की स्थिति है, उत्तर प्रदेश ने जमकर वोट मोदी के नाम पर दिया है। मसलन बुंदेलखंड की 4 सीटों में से चारों सीट दोनों वक्त 2014 में भी और 2019 में भी जिता दी और 80-90% सीट विधानसभा में भी जिता दी। लेकिन बुंदेलखंड में आज भी पलायन की स्थिति सबसे बुरी है, पानी की स्थिति सबसे बुरी है, गरीबी सबसे ज्यादा है। 2 जून की रोटी के लिए बुंदेलखंड वही इलाका है जहां पर आज भी सुविधाजनक तरीके से 5 किलो अनाज के लिए ही वो राह देखते रहता है, यानी उससे हटकर उसके पास कोई साधन नहीं है। बुंदेलखंड ने सब कुछ दिया बीजेपी को। बुंदेलखंड को क्या मिला ये बुंदेलखंड के लोग बाखूबी जानते हैं। सेंट्रल यूपी में 24 सीटें हैं, 2019 में 19 सीटें, 2014 में 19 सीटें जिता दी, तो 2019 में 22 सीटें लोकसभा की। क्यों? क्योंकि सामने नरेंद्र मोदी थे, उनका विकल्प कोई नहीं है, तो सारी सीटें दिला दी। इसी तर्ज पर इस इलाके ने विधानसभा में भी सीटें दिला दी। अब किसी भी इलाके का झटका लगा है इन्हें, तो सिर्फ और सिर्फ कह सकते हैं इस पूरे दौर में वेस्टर्न यूपी की परिस्थिति में जिक्र जो होता है, झटका लोकसभा में वहां भी नहीं लगा। 17 सीटें आती हैं वेस्टर्न यूपी के तहत, उसमें से 12 सीटों पर 2014 में जीते, 14 सीटों पर 2019 में जीते। 2014 और 2019 के बीच भी प्रधानमंत्री मोदी का ऑरा पश्चिमी यूपी में भी खूब गूंजता रहा। अब सवाल यह है, उस किसान बेल्ट के भीतर में जो किसानों की आय है और किसान जो मजदूर में तब्दील इस दौर में होते चले गए, वो डबल इंजन की सरकार से इस बार फिर प्रभावित होंगे या नहीं होंगे, ये अलग मसला है। लेकिन क्या धोखा फरेब, किसी भी इलाके को आप चुन लीजिए, जो रोहेलखंड के इलाके में 10 सीट है, 7 सीटों पर जीत मिला दी 2014 में, 5 सीटें दी गई 2019 में, यानी 50% 2019 में भी जीत दिलाई गई, जो सबसे कम है। बाकी किसी भी जगह पर, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट यूपी मानिए जहां पर 17 सीट है, 13 सीटें 2014 में भी जीतते हैं, 2019 में भी 13 सीट जीते हैं। हम लोकसभा का इसलिए आपसे जिक्र कर रहे हैं क्योंकि लोकसभा के कहीं ना कहीं उसी के प्रतिबिंब के तौर पर विधानसभा की जीत आपको नजर आएगी, जो योगी आदित्यनाथ ने, जहां पर उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। अब सवाल यह था कि अगर डबल इंजन की सरकार कमोवेश हर क्षेत्र में फेल नजर आ रही है, तब यहां पर इस डबल इंजन का दूसरा हिस्सा नरेंद्र मोदी के साथ जुड़ जाता है, देश के प्रधानमंत्री के साथ जुड़ जाता है, जहां पर डाटा बतलाता है कि देश में भी शहर में 10% से ज्यादा बेरोजगारी की परिस्थिति पैदा हो गई है। गांव में ये लगभग 7.42% है, लेकिन स्थिति लगातार नाजुक है और पिछले महीने नवंबर के महीने में ही 9 लाख नौकरियों में गिरावट आ गई है। यह तो एक हिस्सा है, सबसे बड़ा हिस्सा यह है इस देश के भीतर की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि जो पूरी बैंकिंग सिस्टम था, बैंक का उपयोग ही बेल आउट करने के लिए लिया गया या सरकारी योजनाओं को अमल में लाने के लिए किया गया, जैसे जनधन योजना है, मुद्रा योजना है, पीएम आवास योजना है, स्वच्छ भारत योजना है, पीएम जीवन ज्योति योजना है। इसको इंप्लीमेंट कौन कराता है? बैंक कराते हैं। यानी सरकारी स्कीम में भी सरकारी बैंकों को ही लगाया जाता है, और बैंकों का पैसा, चाहे वो ग्लोबल ट्रस्ट बैंक हो, यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक हो, बैंक ऑफ कराड़ हो, यस बैंक हो, या फिर IL&FS हो जो कि 95,000 के घाटे में चला गया, उसको बेल आउट कौन कराता है? उसको भी बेल आउट बैंक ही कराते हैं। और इस दौर में ध्यान दीजिए, LIC का IPO लाने में देरी हो रही है क्योंकि उसकी वैल्यूएशन नहीं हो पा रही है, और IPO का पैसा लगातार उस शेयर मार्केट को उठाने में लगा हुआ है जिस शेयर मार्केट के भीतर का सच ये हो चला है कि वहां पर बड़ी तादाद में लोग अब पैसा निकाल रहे हैं, खासतौर से विदेशी निवेशक। भारत के भीतर में डॉलर के मुकाबले रुपया लगभग 2% बीते 3 महीने में गिर गया। बीते 3 महीने के भीतर तकरीबन 36,000 करोड़ रुपया विदेशी जो डॉलर के तौर पर भारत के शेयर बाजार में लगा था, उन्होंने निकाल लिया। अगर उसको आप अप्रैल से लीजिएगा तो वो तकरीबन 1 लाख करोड़ के लगभग बन जाएगा, जो विदेशी निवेशक इस दौर में निकाल चुके हैं। सरकार की नीयत और नियति की परिस्थिति में देखिए, जब SBI बॉन्ड निकालता है तो विदेशी लोग जो बॉन्ड खरीदते हैं उनको दिया जाता है 8%, लेकिन आप अगर FD भी खरीदते हैं तो आपको 5% से ज़्यादा नहीं मिलेगा। अगर आप उम्रदराज हैं, अगर आप
60 प्लस में आते हैं तो आपको 6% तक मिल जाएगा। इसके अलावा बैंकों में जो पैसा है उसमें इंटरेस्ट रेट 2 से 3% की परिस्थिति से आगे नहीं मिल पाता है। लेकिन इसी दौर में महंगाई की परिस्थितियां, जो उत्तर प्रदेश का भी हम जिक्र कर रहे थे, डबल इंजन में जो सबसे ज़्यादा प्रभावित लोग हैं, थोक दर जो है वो 14% पार कर गई, यानी थोक महंगाई दर 14% पार कर गई। ऐसी परिस्थिति 20% के बाद तो दुनिया में क्रांति होने लगती है। टर्की जैसे देश की परिस्थिति सोचिए, 21% आ गई। लोगों को ब्रेड के लिए लाइन पे लगना पड़ गया, क्योंकि वहां ब्रेड भी सब्सिडाइज रेट पर देने की जरूरत आन पड़ी। 1.25 लीरा में ब्रेड मिलने लगा वहां पर। मार्केट के भीतर उसकी कीमत उससे 3 गुना ज्यादा थी। 4 लीरे का मिल रहा था एक ब्रेड वहां पर बड़ा खाया जाता है, लेकिन उसके लिए भी लंबी लंबी लाइनें। यानी क्राइसिस जब आती है उसकी दो बड़ी वजह, एक बैंकों से आपको इंटरेस्ट नहीं मिल पा रहा है और दूसरी तरफ महंगाई चरम पर है। भारत की परिस्थिति भी इसी दौर में आई। यानी डबल इंजन का मतलब यह है, दोनों तरफ से देखिए। स्टेट में भी 18 राज्यों में 2014 के बाद जब प्रधानमंत्री मोदी चुनाव जीत गए, एक के बाद एक राज्य बीजेपी के हिस्से में आता चला गया। महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड लगातार गया। ध्यान दीजिए, एक के बाद एक राज्य, कोई राज्य नहीं बचा जहां पर राजस्थान में बड़ी जीत मिली, छत्तीसगढ़ में बड़ी जीत मिली उसके बाद के इलेक्शन में। लेकिन यह परिस्थिति जब लोगों को समझ में आया इस औरे का खेल, और जब वो तमाशबीन बनकर देखने लगे, तो उन्होंने राज्य छीनना शुरू किया। और शायद इन्हीं परिस्थितियों में शिवसेना ने भी समझा और महाराष्ट्र में दगा दे दिया बीजेपी को, और साथ में आकर कांग्रेस और एनसीपी के खड़ी हो गई, क्योंकि उसे समझ में आ रहा था कि इकोनॉमिक का एस्पेक्ट बीजेपी का इतना कमजोर है। वो चुनाव जीतने के लिए खूब पैसा लगा सकती है, लेकिन राज्य को चलाने के लिए और वहां के लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है। कोई विजन नहीं काम करता है, तो ये डबल इंजन फेल हो जाता है। और उत्तर प्रदेश के भीतर का डबल इंजन कैसे फेल हुआ है, अगर आप विज्ञापनों पर जाएंगे तो सिर्फ आपको बड़ी बड़ी होर्डिंग्स उसके भीतर दिखाई देगी। इतने मेडिकल कॉलेजेस काम कर रहे हैं, लेकिन दुनिया ने देखा उत्तर प्रदेश के भीतर ही कोविड काल में सबसे बुरी परिस्थिति उसी गंगा के तट पर हुई, जिस गंगा के भीतर हमने इस देश के प्रधानमंत्री को डुबकी लगाते हुए देखा। ये सारी परिस्थितियों को क्या वाकई वोटर देख समझ पा रहा है? और मौजूदा वक्त में वोटर ही विपक्ष की भूमिका में क्या धीरे धीरे खड़ा हो रहा है? क्योंकि औरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कोई औरा नहीं है। और इस डबल इंजन का मतलब बार बार ये रहा है, बीजेपी जिसका गुणगान करती रही है कि हम दरअसल हिंदुत्व को भी लेकर चलते हैं और डेवलपमेंट को लेकर भी चलते हैं। और लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जब पूरी तरीके से फेल हो गया है, तब इनके साथ मुश्किल आ गई है कि अब ये डबल इंजन, यानी दो योगी एक साथ हमको दिखाई देते हैं बनारस की गलियों में, दो महात्मा एक साथ दिखाई देते हैं बनारस की गलियों में। हम तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को खोज रहे थे, जो कहां है। यह देश प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को नहीं चुनता है, विधायकों और सांसदों को चुनता है, फिर वह अपने नेता को चुनते हैं। लेकिन इस दौर में अब नाम पहले आ जाता है, अगर आप दे रहे हैं वोट तो उन्हीं के नाम पर दीजिए। तो सोचिए डबल इंजन उत्तर प्रदेश के भीतर में कैसा फेल हुआ है। और इस फेल परिस्थितियों के बीच में कोई कहता है अगर डबल इंजन की सरकार होगी, तो इसका मतलब बहुत साफ है, करप्शन होगा। इसका मतलब बहुत साफ है, कमीशन होगा। इसका मतलब बहुत साफ है कि डेवलपमेंट का पैसा खूब दिखाया जाएगा, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए जाएंगे, विज्ञापन दिए जाएंगे, और हम आप उसी में खोकर रह जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।